लिसनर्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, डेट इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि बहुत सारे चेंजेस हुए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस बिटवीन सिरका 600 BC से 600 सी, है ना। तो इससे पहले भी अगर आप रिकॉल करें तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, या फिर आप बोलें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ये डिक्लाइन हो गया, इसका कोलैप्स हो गया, उसके बाद 400 सालों का गैप रहा, वैक्यूम क्रिएट हो गया। और ये जो 4 साल के गैप थे, लगभग 400 साल मान लीजिए, तो इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई भी जैसे जानकारी नहीं है, एविडेंस नहीं है। डेली लाइफ के पैटर्न क्या थी चीज़ें कुछ नहीं पता है। फिर हमें पता चलता है 1500 BC के आसपास जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, कुछ सालों का वैक्यूम रहा। उसके बाद 1500 BC के आसपास इंडस के आसपास जो लोग रहते थे, उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास जो लोग रहते थे, उन्होंने ऋग्वेदा कंपोज करना शुरू किया, है ना। ऋग्वेदा वगैरह लिखना शुरू किया, कंपाइल करना, कंपोज करना, जैसे भी आप बोलें। तो इसके बाद से हमें अपने चीज़ों के बारे में पता चलनी शुरू हुई, है ना। तो आपको भी पता होगा कि ऋग्वेद या वेदास जो हैं, एक तरह से बोलें, जितने भी वेदास हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, है ना। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इस टाइम पीरियड में हमने देखा था कि जब हमने ढूंढना खंगालना शुरू किया, तो हमने देखा कि एक एस्पेक्ट ले लिया कि चलो इस टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। तो उस टाइम पीरियड में हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। पॉलिटिकल चेंजेस में क्या, जैसे आपने पढ़ा सेकेंड चैप्टर में, जनपद, है ना, जनपद, महाजनपद। तो एक तरह से पॉलिटिकल चेंजेस ही है ना। जैसे कहाँ छोटा सा एक चीज़ें थी, फिर थोड़ा बड़ा कबीला हुआ, फिर एक बिग पॉलिटिकल यूनिट हुआ। तो जब यूनिट हुआ तो राजा रजवाड़े हुए, ओलिगार्की हमने देखा था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वो कैसे स्ट्रैटेजिकली ये राजा लोग अपना लोकेशन चूज करते थे, प्रोविंस का, हर चीज़ का। तो एक तरह से पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमने देखा सेकेंड चैप्टर में। प्रीवियस चैप्टर की बात हो रही है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आपने क्या देखा था, अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो, जैसे कहीं तो आपने देखा कि लैंडलेस लेबर हैं, जिसके पास मतलब खेत नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, किसी के पास छोटा प्लॉट था, स्मॉल प्लॉट। तो एक तरह से इकोनॉमिक लेवल पे डिफरेंसेस भी हमने देख लिए, है ना। किसी के पास बहुत ज़्यादा था। तो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन या इकोनॉमिक हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत हमने पढ़ ली इस दौर की, है ना। और जैसे यहाँ पे भी तो जैसे सेकेंड चैप्टर में आपने जब पढ़ा था, तो चीज़ें डायरेक्ट से महाजनपद की तरफ थोड़ी चली गई, जनपद बना, महाजनपद। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं हमने यही चीज़ पढ़ी, है ना। तो चीज़ों को लिंक करो कि हर जगह यही हो रहा है एक तरह से, है ना। यहाँ पे भी आपने देखा था तो कैसे, जैसे प्री हड़प्पा, है ना, वहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर वगैरह होता है प्री हड़प्पा में। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब अपने पीक पे पहुँचता है, तो इसी को हम लोग मैच्योर हड़प्पा भी बोलते थे, है ना, मैच्योर हड़प्पा भी बोलते हैं। और इसी को जो प्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बोलते हैं। और बाद में इसका डिक्लाइन हो गया। तो कैसे चीज़ें एग्रीकल्चर लेवल से शुरू होती हैं। तो वैसे ही सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि 1500 BC के आसपास जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चरल थी काफ़ी, है ना। ये सारी चीज़ों से देखें तो अगर मान लो किसी भी सोसाइटी में ये हो रहा है कि पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तो सोशल एस्पेक्ट पे भी तो उसका प्रभाव पड़ता रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो हमने सेकेंड चैप्टर के शुरुआत में भी ये पढ़ा था कि कैसे जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं ये डायरेक्टली समटाइम सिंपली लिंक्ड हैं एंड समटाइम मतलब डायरेक्ट सिंपली नहीं है, है ना। मतलब इनका लिंक तो है सोशल एस्पेक्ट से, सोसाइटी से, है ना, लेकिन समटाइम डायरेक्ट है और समटाइम नॉट डायरेक्ट है। तो हम इस टाइम पीरियड के अभी तक हमने पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ को डिस्कस कर लिया है। अब इन सब चीज़ों से जो सोसाइटी पे प्रभाव पड़ता है ना, सम ऑफ दिस चेंजेस इन्फ्लुएंस सोसाइटी एज वेल। तो अब हम इस चैप्टर में कंप्लीटली ये जो चैप्टर होगा ये सोशल लाइफ को डेडिकेटेड होगा कि सोशल एस्पेक्ट क्या है ना, सोशल एस्पेक्ट क्या है, ये हम देखेंगे इस टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अब हम सोशल पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड में। और चैप्टर फोर्थ जो है इस टाइम पीरियड के रिलीजियस डेवलपमेंट को, जो डाइवर्स रिलीजियस धारा आपने देखा था कि कैसे डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आई होप कि बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा क्रिएट हो गया होगा। तो अब हम समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो सम ऑफ दी चेंजेस मतलब कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, सम ऑफ दी चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं ये सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करती हैं।
in case extension of agriculture into forest area transform the life of the forest dwellers। तो सेकेंड चैप्टर से लिंक करो, रिकॉल करो कि जैसे जब राजा ने टैक्स बढ़ा दिया, एक तरह से बोलो कि रेट ऑफ जो टैक्सेस हैं ये हाई हो गए, तो लोगों ने क्या सोचा कि हम अब स्ट्रैटेजी अलग अलग अपनाते हैं खेती करने का, और जब हम स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे अलग अलग तो और हमारा जब खेती ज़्यादा होगा, है ना, उपजाऊ ज़्यादा होगा, तो राजा की जो बढ़ती डिमांड है उसको भी हम फुलफिल कर पाएंगे, है ना। तो यही चीज़ को सोचते हुए लोगों ने अब एग्रीकल्चर को जो है एक तरह से बड़ा दायरा देने की कोशिश की लोगों ने भी, और साथ ही साथ राजा भी जो है एक तरह से दान वगैरह जो है दान वगैरह करने की कोशिश करता है, दान वगैरह देता है उस एरिया को जो काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट हैं जहाँ पे कोई एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो रहा है, ताकि जो जिसको दान दिया गया वो एग्रीकल्चर या कुछ भी करे उसको उपयोग मिला है। और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि थोड़ी बहुत वनों को अब काट करके एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर रहे हो, और जब एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करोगे वनों तक तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होंगे वो भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे एग्रीकल्चर में, है ना। और इससे क्या है कि एक तरह से पूरी सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है ना, चीज़ें बदल रही हैं। अब सोसाइटी इन्फ्लुएंस में आपने देखा था कि कैसे जो प्रभावती गुप्ता हैं, थोड़ा सा एस्पेक्ट हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था कि प्रभावती गुप्ता अपने गुरु जी को जो है लैंड को दान करते हैं, है ना, दान करते हैं जमीन को। तो एक तरह से हमने ये भी देखा सोशल रिलेशंस कैसे हैं ऐसे दान वगैरह करने, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो आपने देखा कि सोसाइटीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरा आपने देखा कि ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें, और जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट हैं वो एक तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप भी इमर्ज हो रहे हैं, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट वगैरह। ये इसका भी जिक्र थोड़ा बहुत जो है एक दो लाइन में सेकेंड चैप्टर में हमने देख लिया था। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स भी इमर्ज हो रहे हैं एट दैट टाइम। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन सोशल डिफरेंसेस, तो ये तो आपने देखा है कि कैसे जैसे तमिलनाडु या उस साइड में साउथ इंडिया की तरफ जो है लोगों को अलग अलग नाम थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर, जैसे कितना प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ कि लैंड कितना है उनके पास। तो जाहिर सी बात है कि कोई लैंडलेस था, किसी के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड था, किसी के पास बहुत ज़्यादा था। तो ये जो आप डिफरेंसेस देख पा रहे हो, ये एक तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है सोशल डिफरेंस को शार्पन करता है ना, करता रहा है। एंड हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो हिस्टोरियंस भाई कैसे जानते हैं, ज़्यादातर टेक्सचुअल ट्रेडिशन को ही यूज करते हैं। देखो सोशल लाइफ को अगर आपको जानना होगा ना तो आपको टेक्स्ट ही ज़्यादा मदद कर पाएंगे एज कम्पेयर टू इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस उतना मदद तो नहीं ही कर पाएंगे। अब क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कैसे प्रभावती गुप्ता जो है ये अपने गुरु जी को दान करते हैं। तो इंस्क्रिप्शन में जो एक तरह से बोलो जो ग्रैंड, एक तरह से जो जाने माने लोग हैं, प्रभावती जो हैं एक तरह से ये राजघराने की थी, है ना। तो इनके बारे में कुछ इंस्क्रिप्शन में इन्होंने दान किया तो लिख दिया गया, इनग्रेव कर दिया गया, तो हमें पता है। लेकिन हर बात थोड़ी पता है, सबके घर के बारे में नहीं पता है ना, इंस्क्रिप्शन पर सारी चीज़ें तो नहीं इनग्रेव होंगी। तो वही कुछ कुछ चीज़ें, इससे हमें सोशल रिलेशन के बारे में पता तो चलता है लेकिन बहुत कम लेवल पे इंस्क्रिप्शन में। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशन को यूज करके जो है हिस्टोरियंस जानने की कोशिश करते हैं। सम टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, तो लोगों का कोड ऑफ कंडक्ट कैसे था, सोशल बिहेवियर कैसा था, है ना, ये सारी चीजें कैसी थी, तो कुछ टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अदर्स डिस्क्राइब ओकेशनली कमेंट एडवाइस रेंज ऑफ सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस। और बहुत सारे में क्या है कि जो कमेंट वगैरह हैं, है ना, साथ ही साथ जो सोशल सिचुएशन एक तरह की हो जाती है कि सोसाइटी में क्या हुआ था, है ना, सोसाइटी के लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते थे। तो मतलब एक तरह से वाइड रेंज ऑफ नॉलेज हमें मिलता है टेक्सचुअल ट्रेडिशन से about the society. We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. तो inscription से हमने देखा कि कैसे social actors, जैसे important actors आपने देखा ही है, तो उनके बारे में कुछ चीज़ें inscription में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। As we will see, each text and inscription was written from the perspective of a specific social category. तो ये भी हमने देखा कि कैसे जो text और inscription है ये किसी को ध्यान में रखते हुए या किसी कैटेगरी को, किसी स्पेसिफिक चीज को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। सो वी नोट टू कीप इन माइंड। तो अगर हमें अब इस चीज़ को समझना है कि भाई किसके लिए क्या चीज़ें लिखी गई हैं, एक तरह से राइट डेटा को इंटरप्रेट करना है, तो हमने देखना है कि किस व्यक्ति ने क्या लिखा है, किसके लिए। इससे आप समझ रहे हो कि किस व्यक्ति ने, जैसे एक तरह से मान लो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो उन्होंने कितनी तारीफ लिख दी। तो किसने लिखा? हरिसेन, जो कि दरबारी कवि थे। ऑब्वियस सी बात है, राजा की बुराई नहीं कर सकते थे। और क्या लिखा? तारीफ लिखी, प्रशस्ति लिखी। किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए। तो देख रहे हो, एक तरह से हम इन तीनों एस्पेक्ट को देखेंगे तभी तो जाके राइट डेटा इंटरप्रेट कर पाएंगे कि चलो ये दरबारी कवि थे तो थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने राजा के लिए लिख दिया।
ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के हमें पढ़ना होता है चीज़ों को। अब देखेंगे कि वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज यूज एंड द वे इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड। ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी जैसे लैंग्वेज यूज की गई है। उस टाइम तो प्राकृत वगैरह आपने देखा ही था, है ना, और भी लैंग्वेज को हमने जिक्र आया बार बार। और मतलब लैंग्वेज ये भी हो सकता है कि कौन सी भाषा में लिखी है, साथ में ये भी हो सकता है कि भाई तारीफ कर रहे हो आप या शिकायत कर रहे हो, क्या चीज़ें चल रही हैं लैंग्वेज में, हम इस एस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। और ये भी देखना है कि मान लो कि एक रीजन में, भारत तो इतना बड़ा है ना, इसका जो अभी का सब कॉन्टिनेंट, ये भी चीज़ें जो है रही हैं हमेशा से, जो है कि इसी का पार्ट रहा है। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान आप देख पा रहे हो, इसी का पार्ट रहा है। तो रीजनल वेरिएशन भी तो आते हैं। मान लो कि अभी जो नॉर्थ साइड में है, यहाँ पे कुछ चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, तो वहाँ पे जाके यहाँ के लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को ढाल लेंगे, ऐसा भी होता है। तो किस तरह से जो चीज़ें सर्कुलेट हुई हैं, ये भी हम देखेंगे। Carefully, text allows us to piece together attitudes and practices that shape social history. तो जो टेक्स्ट है वो अलाउ करते हैं हमें कि हम लोग थोड़ा बहुत या ज़्यादा ही, जैसे भी मानो, हम अपने सोशल हिस्ट्री को शेप दे सकते हैं कि उस समय लोगों का एटीट्यूड क्या था, लोग क्या क्या प्रैक्टिसेस करते थे, किसके तरफ ज़्यादा रुझान था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे टेक्स्ट की मदद से। तो अब कौन सा टेक्स्ट है भाई, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो ध्यान में रखें आप कि फोकसिंग ऑन महाभारत। तो महाभारत जो है ये भी कंपाइल हुआ उसी टाइम के आसपास, है ना। जैसे ऋग्वेदास वगैरह हो गए, उसके बाद वेद सूत्राज वगैरह वेद व्यास जी ने लिखा, और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्रीज भी उन्होंने लिखे, महाभारत लिखा उन्होंने, एंड उसके जैसे भगवत गीता भी लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपाइल हुई उसी दौर में। तो महाभारत की अगर बात करें तो इसमें सोशल एस्पेक्ट ज़्यादा कवर्ड है, तो इसकी हम बात करेंगे अपनी सोशल हिस्ट्री को रिकॉल करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा भव्य साहित्य है, एक तरह से एपिक है, एपिक बोल लो आप। रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फ्रॉम इनटू, देखो एक तरह से 1,00,000 वर्सेस विद डिपिक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरी, बहुत सारे सोशल कैटेगरीज को कवर किए हुए हैं, और सोशल सिचुएशन को भी, है ना, जो परिस्थितियां, जो सर्कमटेंसेस हुई हैं, उस सर्कमटेंसेस पे लोगों ने क्या स्टेप लिए हैं, लोगों ने क्या कदम उठाए हैं, एक तरह से बोलो तो बहुत बारीकी से चीजों को कवर किया है। वी ड्रॉ ऑन वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट का सबसे एक तरह से रिचेस्ट टेक्स्ट है ना, जिससे हमें बहुत सारा एक तरह से भर भर के बोलो तो ज्ञान मिल जाता है पास्ट अपने प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में। इट वॉज कम्पोज ओवर ए पीरियड ऑफ, देखो बताया ना मैंने कि 1000 ईयर्स पीरियड लगा था, जैसे इसी दौर में ये कंपोज हुआ, और 500 BC onwards, and some of the story it contain may have been in circulation। तो देखो चीजें सर्कुलेशन में तो पहले भी थे। ये जो महाभारत आप देख रहे हो, इसकी स्टोरीज तो पहले भी सुनाई जा रही थी, समझ रहे हो, लेकिन बाद में इसको टेक्स्ट फॉर्म में, कोड फॉर्म में जो है, कोड फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में लिखने की जब बात आई ना, उससे पहले भी तो स्टोरी सर्कुलेट हुआ करती थी जो इसमें लिखा गया है। तो वही बात है यहाँ की, ये जो सर्कुलेशन में था ये बाद में भले कंपाइल हुआ, एक तरह से बल्कि डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, लेकिन पहले भी ये सर्कुलेशन में रही हैं। तो सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट 2 सेट्स ऑफ वेरिंग कजन्स। तो सेंट्रल स्टोरी क्या है भाई, ये थोड़ा बहुत तो आपको पता भी होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत रुचि रही होगी महाभारत वगैरह, तो आपने पढ़ा होगा, कहीं देखा भी होगा। तो 2 कजन्स के बारे में, एक तरह से वार के बारे में है सेंट्रल स्टोरी, इसका जो सेंट्रल थीम है बोल सकते हो। तो कौन है वो, जैसे कुरु वंश के दोनों हैं, पांडव्स एंड कौरवास, है ना। द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन्स सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। साथ ही साथ जो विभिन्न सोशल ग्रुप्स हैं उनके बिहेवियर के बारे में भी, है ना, उनके नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर क्या थे उनके बारे में भी ये टेक्स्ट में हमें पता चलता है, ठीक है। ओकेशनली, नॉट ऑलवेज, द प्रिंसिपल कैरेक्टर सीम टू फॉलो दीज नॉर्म्स। जो सबसे प्रिंसिपल कैरेक्टर है, जो प्रिंसिपल लोग हैं, वो लोग इन नॉर्म्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, एक तरह से बोलो तो। व्हाट डज कन्फर्मिटी विथ नॉर्म्स एंड डेविएशन फ्रॉम देम सिग्निफाई। तो अगर आप नॉर्म्स को किसी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो या उससे डेविएट हो रहे हो, अलग हो रहे हो, तो मतलब ये चीज़ें क्या सिग्निफाई करती हैं आप कर रहे हो। तो ये सब हम देखेंगे। एक तरह से बैकग्राउंड था आपके चैप्टर का कि हमने क्या पढ़ा सेकेंड चैप्टर में और कैसे हम लिंक कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी जैसे जगह की या हमें पास्ट की हिस्ट्री को रिकलेक्ट करना हो, है ना, रिकन्स्ट्रक्ट करना हो, तो हम उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और रिलीजियस जो 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो इसी टाइम पीरियड के बारे में सारी चीज़ों को हम रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो अब हम देखेंगे जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक तरह से सोशल हिस्ट्री का, वो है महाभारत। तो अब हम देखेंगे द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ओके, एडिशन ऑफ महाभारत ही क्यों, है ना, और भी सारे टेक्स्ट भी तो हो सकते थे, जैसे वेद वगैरह हैं। तो महाभारत अपने आप में सोशल हिस्ट्री को लिए हुए है, सोशल एस्पेक्ट्स को समाये हुए हैं, तो इसलिए महाभारत। और साथ ही साथ आप देखोगे तो जैसे महाभारत की जो स्क्रिप्ट है, जो महाभारत है, इसमें काफी वेरिएशंस थी, है ना, वेरिएशंस थी। तो जो मेजर फोर्स है महाभारत को समझने या सोशल हिस्ट्री को समझने का, वो तो ब्रिटिशर्स ही है ना, वही तो समझना चाह रहे हैं हमारी हिस्ट्री को। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया, ये बोला कि भाई हमें क्रिटिकल एक एडिशन चाहिए, जो वेरिएशंस हैं इसमें से जो कॉमन एलिमेंट है एक तरह से उसका वो चाहिए, वो एक जगह पे कंपाइल चाहिए ताकि हम सोशल हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएं। तो दैट इज वाई क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दें, या फिर आपको पता ही होगा कि ये जो आप 1,00,000 वर्सेस आप देख रहे हो ना, तो ये महाभारत में पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, महाभारत को जैसे इसका बोले तो पहला नाम जय संहिता था, संहिता। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा श्लोक नहीं था, बाद में चीजें थोड़ा एड होने लगी या जो भी हुआ। और ये भी आपको पता होगा कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो है महाभारत इस टाइम पीरियड में कंपाइल हुआ, जबकि स्टोरी जो है पहले भी सर्कुलेशन में थी, है ना, पहले भी स्टोरीज लोग बात करते थे, बोलते थे, बट कंपाइल कोड के फॉर्म में एक तरह से जो है ये इस टाइम पीरियड में हुआ था, ये कंपाइल किया गया था। और पहले इसमें इतने सारे वर्सेस भी नहीं थे, है ना, इसका नाम भी कुछ डिफरेंट ही था। तो ये सारी चीजें तो रही हैं, तो इसीलिए ये जो वेरिएशंस आपने देखे, वेरिएशंस जिसकी मैंने बात की, तो उस वेरिएशन को थोड़ा हटाने के लिए जो कॉमन चीजें हैं उसको हर स्क्रिप्ट से निकालने के बाद जो कॉमन चीजें बचेंगी उसको ये लोग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत एक तरह से कह देते हैं। और जो वेरिएशन जो आप पा रहे हो उसको भी कहीं ना कहीं फुट नोट्स में लिख ही देते हैं कि भाई ये वेरिएशन रही है। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप बिगन इन 1919, ध्यान रखना जरूर से। तो ब्रिटिशर्स जो है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह से एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है बिगन होता है, शुरू होता है 1919 में, अंडर लीडरशिप ऑफ अ नोटेड इंडियंस, एक बहुत ही जाने माने संस्कृत से, वी.एस. सुखवांकर, नाम भी याद रखना है। A team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of महाभारत। तो इनकी टीम भी थी जिन्होंने ये एक तरह से टास्क को इनिशिएट किया, शुरू किया कि हम क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या था कि दे वर लाइक टू कि इन्हें संस्कृत जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपियां हैं बहुत सारी, उनको कलेक्ट करना है ना। It means collecting Sanskrit manuscript of the text written in variety of script, है ना, अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग तरीके से लिखा गया था, एक तरह से बोलो। पर जो ओरिजिनल था, है ना, उस संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट से जो अलग अलग वेरिएशन वाली जो स्क्रिप्ट थी उसको कंपेयर करना था, एक तरह से कंपेयरिंग, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उससे एक तरह से कंपेयर करेंगे। द टीम वर्क आउट द मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट, है ना, अलग अलग पांडुलिपि से लोग कंपेयर करेंगे, जो कॉमन होगा उसे लिखेंगे और जो नहीं कॉमन होगा उसको भी कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश ही करेंगे। तो अल्टीमेटली दे सेलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स एंड पब्लिश दिस इन सेवरल वॉल्यूम्स। तो जो कॉमन हुआ उसे इन्होंने पब्लिश किया, रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस, एक तरह से बहुत बल्कि तो वही है ना, बल्कि बहुत हो गया, 13,000 पेजेस इज नॉट स्मॉल नंबर, ओके। तो सेवरल वॉल्यूम्स में इन्होंने जो है पब्लिश करने की कोशिश की। द प्रोजेक्ट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट। देख रहे हो कि सिर्फ महाभारत इन्हें कंपाइल करने में, एक तरह से बोलो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को बनाने में इनको 47 ईयर्स लगे। तो सोचो फिर वेद व्यास के बारे में कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंपाइल किया सारे वेदास जो हैं, इतने बल्कि डॉक्यूमेंट्स, वेद सूत्रास है ना, उसके बाद उन्होंने पुराण वगैरह भी कुछ लिखा, महाभारत को भी उन्होंने कंपाइल किया, भगवत गीता को किया, कुछ कमेंट्रीज भी लिखी। तो अपने लाइफ टाइम में उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी सारी चीजें लिख लिया, है ना। और यहाँ भाई इन लोगों को टीम के साथ जो है 47 ईयर्स लगे टू कंपाइल क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो डिफरेंशिएशन है बहुत ज्यादा। Two things became apparent. There were several common elements in the Sanskrit version of the story. संस्कृत जो वर्जन था स्टोरी का उसमें बहुत सारे कॉमन एलिमेंट थे और मिलते जुलते भी थे। Evident in manuscript found all over the subcontinent. जो ओरिजिनल संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट है एक तरह से बोलो तो उससे जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिल रही हैं उससे काफी चीजें मिल रही हैं। तो मिल रही है तो कॉमन हो गई, तो एक तरह से अलग लिखेंगे ये लोग, है ना। तो कश्मीर
रीजन से ले लो, नेपाल ले लो, कोई केरला, तमिलनाडु, कहीं से भी ले लो, कुछ चीजें मिल रही हैं जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हैं। ऑल्सो एविडेंट वर एनॉर्मस रीजनल वेरिएशन इन द वे इन विच द टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरी। तो ये जो टेक्स्ट है अलग अलग रीजन में गया तो लोगों ने चाही होगी कि भाई हम अपने लोकल रीजन के हिसाब से कुछ चीजें, कुछ स्टोरीज को बदलने की कोशिश की होगी, उन पे डिपेंड करता है। तो रीजनल वेरिएशंस, ठीक है। दीज वेरिएशंस वर डॉक्यूमेंटेड इन फुटनोट्स एंड अपेंडिसेस टू द मेन टेक्स्ट। तो जो मेन टेक्स्ट बनाया गया क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, तो उस वेरिएशन को भी इन्होंने नोट डाउन करने की कोशिश की इन फुटनोट्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वो, हाँ तो देखो यहाँ पे जो श्लोक है ये है मागधानम सूरीचरम चैत्यकांतम समांतरम। तो इसको पढ़ने की तो जरूरत नहीं है आपको, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे है। तो ये मान लो एक तरह से वेरिएशन होगा, मतलब हर जगह पे हर स्क्रिप्ट में एक तरह से जो मेन स्क्रिप्ट है उससे थोड़ा वेरिएशन रहा होगा इसमें। तो जो चीजें हैं तो फुटनोट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि कैसे वेरिएशंस हैं अलग अलग, अगर दूसरे स्क्रिप्ट से मिलाएं तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है, ठीक है। तो देखते हैं इन दिस वेरिएशन रिफ्लेक्टिव, यहाँ पे हम थे कि फुटनोट्स में अपेंडिसेस में इन्हें लिखा गया है। टेकन टुगेदर मोर देन हाफ 13,000 पेजेस आर डिवोटेड टू दिस वेरिएशन। तो सब कुछ को नोट करते हुए इतने सारे पेजेस जो हैं ये वेरिएशन वगैरह सब चीजों को ले करके जो है लिखने में लगे। तो in a sense, these variations are reflective of the complex processes through dialogues between dominant tradition and resilient local ideas and practices. तो इसमें आप ये समझें कि जैसे यहाँ पे अर्ली एंड लेटर है, तो जो महाभारत लिखने के पहले, कंपाइल करने के पहले, महाभारत लिखने के बाद, है ना, एक तरह से तो जो प्रोसेसेस हुए होंगे, है ना, जो प्रोसेसेस हुए होंगे उससे हमारी सोशल हिस्ट्री सेव होती है। तो प्रोसेसेस क्या मतलब, जैसे मान लो कि थ्रू डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशन एंड रेजिलिएंट लोकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। तो जो डोमिनेंट लोग हैं जैसे इस रीजन के मान लो, और ये दूसरा रीजन हो गया एक तरह से, तो जो लोकल लोग हैं, लोकल आइडियाज हैं, और जो डोमिनेंट हैं, तो इनके बीच में जो संवाद हुआ होगा, है ना, जो आइडियाज ये लोग शेयर करते रहेंगे, जो प्रैक्टिसेस होता रहा होगा, तो उस चीज से हम अपनी सोशल हिस्ट्री को सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दीज डायलॉग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जैसे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता होगा डोमिनेंट ट्रेडिशन से लोकल्स का, है ना, कभी कभी ये अपना कंसेंट भी देते होंगे कि चलो भाई आप जो कह रहे हैं वही सही है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि कैसे महाभारत लिखने के पहले भी देखो तो वेरिएशंस तो रही है ना हर चीजों में, तो वही चीज है। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस इज डिराइव्ड प्राइमरीली फ्रॉम द टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत बाय एंड फॉर ब्राह्मणास। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जैसे ब्राह्मणास जो है, तो ऐसा होता है ना कि वे अपने जो ज्ञान है या जो चीजें हैं उसको पास ऑन करने के लिए अगले जनरेशन के लिए वो लिखते रहे हो टेक्स्ट। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हमने देखी, डायलॉग्स बिटवीन दिस एंड दैट, तो ये सारे प्रोसेसेस ये ब्राह्मणास ने एक तरह से कवर किया है, इन्हीं के टेक्स्ट से हमने डिराइव किए, है ना। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेसेस इज डिराइव्ड प्राइमरीली फ्रॉम द टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत बाय ब्राह्मणास। ब्राह्मणास ने लिखा है ब्राह्मणास के लिए एक तरह से, है ना, इन प्रोसेसेस को एक तरह से कवर किया है, ठीक है। When issues of social history were explored for first time by historians in the 19th and 20th century, they tended to take these texts as face value। मतलब इसको एक तरह से स्टैंडर्ड मान की कोशिश करी, फेस वैल्यू, है ना, कि भाई ये जो चीजें लिखी गई हैं ये एक्चुअली प्रैक्टिस होती थी। और ये कौन मान रहा है, जो हिस्टोरियंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, 19th और 20th सेंचुरी के हिस्टोरियंस, अभी हाल ही की बात है ना। तो ये लोग जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे चीजें जो लिखी गई हैं तो उसके बेसिस पे देवर लाइक कि इसको हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे कि ये जो लिखी गई बातें हैं ये प्रैक्टिस में भी रही होंगी। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि स्कॉलर्स बिगन टू स्टडी अदर ट्रेडिशन फ्रॉम वर्क्स इन पाली एंड प्राकृत तमिल। तो जो ब्राह्मणास के लिए ब्राह्मण्स ने लिखा था जो टेक्स्ट, तो और भी भाषाएं में थी, है ना, पाली, संस्कृत, तो इसको भी स्कॉलर्स रीड करने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने देखा कि क्यों लिखा था इन्होंने, कि ताकि अगले जनरेशन जो है उनको भी ज्ञान एक तरह से पता रहे या चीजें पता रहे, टीचिंग के पर्पज से एक तरह से लिखा होगा, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड जो संस्कृत वर्जन है इसको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट मान के, फेस वैल्यू पे मान के चीजों को हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ जो अदर
लैंग्वेज में ये चीज़ें लिखी हैं उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस स्टडीज इंडिकेट दैट द आइडियाज कंटेन नॉर्मेटिव, एक तरह से मतलब स्टैंडर्ड जो संस्कृत वर्जन है टेक्स्ट वर ऑन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज एज ऑथोरिटिव, तो इस चीज को ऑथोरिटेटिव मान करके जो है संस्कृत के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उसको ऑथोरिटेटिव मान करके हिस्टोरियंस स्कॉलर्स पढ़ना शुरू करेंगे। और कुछ जो आइडियाज हैं इसमें, जैसे वेरिएशंस मान लो आ गए कि कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, वेरिएशंस आ रही हैं, तो उस चीजों को ये लोग कई बार क्वेश्चन भी करेंगे स्कॉलर्स और कई बार रिजेक्ट भी करेंगे। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा था कि समटाइम कन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस, ओके, तो रिजेक्ट भी करेंगे और समटाइम क्वेश्चन भी करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्री। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि समटाइम दे क्वेश्चन एंड समटाइम्स ये बिलीव करते हैं और क्वेश्चन रिजेक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिस्टोरियंस जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सोशल हिस्ट्री को, इन सब चीज़ों को हमें भी ध्यान में रख करके अपने चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है।